और उसमें चालान है चूँकि, लेकिन उसका जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध का किया जाना साबित हुआ है अनुसंधान के उपरांत। तो फिर फरियादी के बयान और चालान में जो दूसरे गवाहों के बयान हैं, उनमें से 2-3 गवाहों को या एक गवाह को या ज़्यादा गवाहों को, मजिस्ट्रेट जितने चाहे उन गवाहों के बुला के कथन रिकॉर्ड करेगा। फिर वो ये देखेगा कि कौन सा अपराध इसमें बनता है। फिर वो अब एफआईआर और चालान पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो परिवाद के रूप में इंस्टीट्यूट हो, मतलब केस वो जो है संस्थित हो गया है, दायर हो गया है। इसके बाद फिर वो ये पाता है कि ये अपराध किया गया है। फिर वो अगर वो है ना, अगर वो आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो बुलाने के लिए आदेशिका जारी करेगा, और हैं तो जमानत की कार्रवाई करेगा और फिर आरोप लगा दिए जाएंगे। ट्रायल लेकिन दोनों मामलों में वैसे ही चलेगी। एक बार आरोपी कोर्ट में आ जाए और आरोप लग जाए तो परिवाद जो है और या चालान इमैटेरियल हो जाता है, फिर फोकस हो जाता है ट्रायल पे या उसकी ट्रायल प्रोसीजर पे। वो एक जैसी रहेगी, फिर उसका फेट जो भी हो, चाहे एक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, वो चलेगी वैसी ही। ठीक है। हाँ हाँ, बस केवल हाँ, उसमें नहीं होता। वो भी ये डिफरेंस इसलिए किया गया है कि पुलिस थाने यूजुअली जो कई बार वो नहीं लिखते हैं एफआईआर वगैरह, उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो कुछ प्रेशर में आके, अब जैसे जज साहब के यहाँ मोटर चोरी हो गई पानी की उनकी, तो उनको अपराध लिखना पड़ेगा, अज्ञात में करना पड़ेगा, चोरी का है, कॉग्निजेबल ये ऑफेंस। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि कुछ मजिस्ट्रेट के साथ के लोग पहुंच जाते हैं, या कुछ प्रेशर जजेस कभी कभी बना देते हैं कि भाई इसमें देखो जरा टीआई साहब एफआईआर लिख लो। तो एफआईआर तो उनको लिखना पड़ती है, उनके थाने में, मजिस्ट्रेट साहब के थाने में, उनका मतलब उनके अंडर में थाना आता है, और अगर वो उनका नहीं पालन करेंगे तो उनको पीआर नहीं मिलेगा, जो सीरियस ऑफेंस हैं, साहब नाराज हो जाए, मतलब कई तरह के फैक्टर रहते हैं। तो फिर उनने लिख लिया, बाद में मालूम पड़ा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो जानते हैं कि इसमें उनको डांट भी पड़ने वाली है, वो भी होने वाला, तो यूजुअली वो अवॉइड करते हैं। इसलिए इस तरह के जो केस हैं, मतलब पुलिस द्वारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के निष्कर्ष के आधार पर चालान जो पेश किए जाते हैं, उनकी संख्या मिनिमल होती है। एक्सेप्शनली साल भर में कभी 1-2 चालान किसी थाने से, बड़े थाने से आ जाएँ तो आ जाएँ, छोटे थाने से नहीं आते। वो असल में होता ये है कि जब वो एक मिनट सुनो, जब वो लिख लेते हैं ऐसा, मतलब एक कागज़ पे उन्होंने लिख लिया, जैसे देव बता कच्चे कागज़ पे लिख लिया जाता, वो यह है पुलिस की प्रैक्टिस है ऐसी। वो कच्चे कागज़ पे लिख लेते हैं, अनुसंधान कर देते, मतलब जांच शुरू कर देते हैं थोड़ी बहुत, और जब भी पाते हैं कि नहीं ये तो मारपीट का मामला था सिंपल सा, और इसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जिसमें एफआईआर लिखी जाए, तो एक अदम चेक मैंने आपको बताया था, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना। ऐसे अपराध की सूचना वो फरियादी को या उस कंप्लेनेंट को एफआईआर करता, जो करने वाला चाहता था, उसको बुला के देते हैं कि वो सर्टिफिकेट होता पूरा, प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है बाकायदा, उसमें सब लिखा रहता है, एफआईआर की तरह ही होता है, लेकिन आखिरी में लिखा जाता है कि फरियादी ने जो आरोप वर्णित किया है वो पुलिस हस्तक्षेप के अयोग्य है और माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिए बिना पुलिस अनुसंधान करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए फरियादी या परिवादी को सलाह दी गई कि वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उपस्थित हो, और डेट वगैरह वो सब डाल करके उसको उसकी असल कॉपी दे दी जाती है, और एक फ़ोटो कॉपी, कार्बन कॉपी उसकी थाने में रख ली जाती है। हाँ सुनो, वो पूछिए। नहीं नहीं, ये तो जो एनसीआर हो गया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो तुम बता रही, उसी को मैं अदम चेक कह रहा था, या उसको मैं कह रहा था कि वो पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना वो ही बना के देते हैं, लेकिन पहले वो पूछताछ कर लेते हैं। एफआईआर जो है वो तो एफआईआर उस ऑफेंस में लिखी है जो उसने बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे उसने बताया कि मुझे दांत से काटा, दांत धारदार हथियार में आते हैं आईपीसी में, ठीक है, दांत से काटा, अगर वो सिंपल मतलब इंजरी है तो 323 बनेगा, पुलिस हस्तक्षेप के अयोग्य अपराध, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है 323, उपति कारित करना, चांटा मारना वगैरह वगैरह, या लाठी से मारना जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए। तो वो बताता है कि दांत से काटा या उसको चाकू से मारा,
ठीक है, जब पुलिस अनुसंधान करती है, उसकी एमएलसी वगैरह कराती है, तो डॉक्टर का ओपिनियन आता है कि नहीं ये तो ब्रूज है थोड़ा सा, या लेसरेटेड वुंड है, फटा हुआ घाव जिसको हम कहते हैं। और एक वो आता है इंसाइज वुंड, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं जो आईपीसी में दिए, आईपीसी सीआरपीसी दोनों में दिए गए हैं। तो लेसरेटेड वुंड जो है उसमें खून तो निकलता है, लेकिन डॉक्टर के ओपिनियन ये होता है, फर्म ओपिनियन होता है कि ये कोई धारदार हथियार से नहीं किया गया, बल्कि सख्त और भौतराम, जिसको हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, उससे कारित किया गया। अब वो पुलिस अधिकारी ने एफआईआर तो लिखी थी 324 में, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट के बाद ये सामने आया कि साहब ये जो है ये लेसरेटेड वुंड या ये एब्रेजन या ब्रूज है, ये धारदार हथियार से नहीं किया गया, ये किसी सख्त या भौतरे हथियार से, मतलब हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है, जैसे लाठी पत्थर वगैरह। तो अब उसमें उसको पुलिस अधिकारी को धारा बदलनी पड़ती है, 324 की जगह 323 लिखना पड़ता है, फिर वो मामला जो जाता है वो परिवाद के तौर पे जाएगा। लेकिन जो आपने बताया एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट, एनसीआर वो होगी जिसमें वो लिखाने गया है, तो वो एनसीआर को ही जो मैं हिंदी में बता रहा था, अदम चेक या पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना, वो बना के पुलिस देगी और उसको सलाह देगी कि आप जो मजिस्ट्रेट हैं कंसर्निंग, उनके सामने चले जाइए, और मजिस्ट्रेट के सामने आप जाएंगे तो वो हमें ऑर्डर कर देंगे या आपके बयान खुद ले लेंगे। तो फिर वो बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। तो ये दो अलग अलग श्रेणियाँ हो गई। एक तो एनसीआर वो हो गया जिसमें पुलिस को पहले से पता था कि इसमें जो अपराध हुआ है, घटित या जो अपराध किया गया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था। और दूसरी परिस्थिति वो ही कि पुलिस को ये बताया गया था कि ऑफेंस कॉग्निजेबल था, साहब चाकू मारा या धारदार हथियार से मुझे मारा, लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट आने के बाद या एमएलसी आने के बाद ये पता चलता है कि वो सख्त और मतलब धारदार हथियार नहीं था, ब्लेड चाकू तलवार जैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो लेसरेटेड वुंड था, फटा हुआ घाव था जो यूजुअली कई बार लाठी से या कई बार पत्थर वगैरह मारने से भी आ जाता है। तो वो 323 में जब कन्वर्ट होगा ऑफेंस, तो वो ऑफेंस लिखा चूँकि उसकी एफआईआर लिखी गई थी, क्यों? क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध समझा गया था प्रारंभ में, लेकिन जांच के बीच में, जांच के उपरांत ही सामने आया कि कॉग्निजेबल नहीं है, ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पुलिस आगे बढ़ चुकी है, एफआईआर भी लिख चुकी है, गवाहों के कथन भी ले चुकी है। अब मेडिकल जब कराने, मेडिकल की जब रिपोर्ट आई, एमएलसी इसको कहते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट, वो एमएलसी जब आई, तब अनुसंधान अधिकारी को पता चला कि हम जो प्रोसीड कर गए ये हम उस क्षेत्र में चले गए जो हमारा क्षेत्राधिकार नहीं था। तो फिर वो उन सब चीज़ों को ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने जो रखेगा, तो ये प्रॉवी जो स्पष्टीकरण जो है धारा 2D का, ये लागू होगा कि अब वो पुलिस अधिकारी परिवादी के रूप में कोर्ट के पास जाएगा, वो बताएगा कि साहब ये एफआईआर तो 324 में हुई थी, लेकिन ये बाद में 323 निकला, तो मैं परिवाद लेके आया हूँ। ठीक, मतलब इन दोनों में बेसिक अंतर को डिफ़ाइन करना मेरा पर्पज़ है। वो ये है कि एनसीआर जो है उसमें पुलिस को पहले से पता था, उसने परिवादी को लौटा दिया एनसीआर फाइल करके, एनसीआर का सर्टिफिकेट देके। जैसे तुम अंग्रेजी में एनसीआर कह रही हो, उसको दो भाषाएं इस्तेमाल होती है, उर्दू में अदम चेक उसको कहते हैं। अदम चेक का मतलब हो गया उसको यूजुअली कोर्ट में, सॉरी, जो पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, इसमें दम नहीं, अदम चेक। लेकिन उसका हिंदी मीनिंग होता है पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना। पुलिस अधिकारी, उसमें थाने वाले या पुलिस वाले ये स्वीकार करते हैं कि हमें सूचना तो मिली थी इसकी, और इस आधार पे हमने इनको एनसीआर काट के दे दी है, मतलब एक प्रोफार्मा दे दिया भर के पूरा, लेकिन चूंकि ये अपराध जो है कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अनुसंधान नहीं कर सकती है। और जहाँ परिवाद पुलिस वाला लेके गया, वहाँ पहले उसे पता था कि ये ऑफेंस जो है, जब उसने एफआईआर की थी तो उसे ये विश्वास था कि ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसका वो अनुसंधान कर सकता है। तो दोनों में केवल इतना सा फ़र्क है कि अदम चेक में या एनसीआर में पुलिस वाले पहले से जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जबकि जो परिवाद लेके जब पुलिस वाला जाता है उसमें पुलिस वालों को जब एफआईआर लिखाई जाती है तो ये विश्वास होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें हम एफआईआर लिख रहे हैं। ये फ़र्क, बेसिक मोटा मोटा फ़र्क ये है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक जो अगले जो वो आते हैं डेफिनीशन, वो हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट से जैसा हमने पढ़ा था
कि जितने स्टेट हमारे, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, इस पर सिग्नल बूस्टर यूज़ करो। एक सिग्नल बूस्टर का कुछ वो आता है सोनम, अमेज़ॉन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, वो 200-250 रुपये का केस आता है एक। उसमें जहाँ पे हमारा ये लगता है क्या बोलते हैं सिम का स्लॉट होता है, उसके पीछे कुछ तांबे के वो दिए रहते हैं, मतलब वायरिंग का एक छल्ला रहता है जो एम्बेडेड रहता है प्लास्टिक के अंदर, तो वो थोड़ा सिग्नल पकड़ लेता है, ऐसा मुझे बताया था लोगों ने। क्योंकि पहले बहुत पहले मैं यूज़ करता था जब अपने ये स्मार्टफोन नहीं आए थे, सिंपल वाले 2G फ़ोन थे, तो उसमें नेटवर्क का इशू अक्सर होता था। कई बार हवा तेज चलती थी तो वो गायब हो जाता था, बादल बादल आते थे तो डिस्टर्बेंस होता था। तो उसमें तो वो काम करता था। ऐसा सर्च करके देखो शायद कोई डिवाइस मिल जाए। और या फिर है ना, या फिर एक हाँ सिग्नल बूस्टर के नाम से ही है मेरे ख्याल से, सिग्नल बूस्टर या हाई गेन एंटेना, ये 2-3 टर्म यूज़ होते हैं, हाई गेन एंटेना, सिग्नल बूस्टर, इस तरीके से मिल जाएगा वो साइट पे, है ना। तो हाई कोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नहीं, आजकल तो सभी लोगों के रेट बराबर हैं। जैसे मैंने ये इससे बात कर रहा हूँ डेल के सिस्टम से, ये तब लिया था मैंने जब ये 4G हिंदुस्तान में कहीं नहीं था, है ना। तो 4G नहीं था, दूसरा ये जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड अब आ गया है जो 5G में इस्तेमाल होने वाला है, ये भी नहीं था। अब मेरे पास जो कनेक्शन है वो 5G है, 4G उतना स्लो, मतलब स्लो चलता, उतना फास्ट नहीं चलता, 20-25 Mbps स्पीड होती है उसकी। जबकि जिस कनेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्पीड है 100 Mbps, इससे ज़्यादा ही चली जाती, 125 के आसपास आ जाती है। तो ये सिस्टम कंपेटिबल नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक एंटेना अभी मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो एक एंटेना लिया है, वो इस कंप्यूटर को, मतलब मेरे पुराने सिस्टम को, डेल के सिस्टम को, वो केवल इतना करता है, वो एंटेना के उसमें आता है, USB पोर्ट में लग जाता है, और वो ये करता है कि 5G की जो सिग्नल अदरवाइज़ मेरा सिस्टम रिसीव नहीं कर रहा, वो 5G सिग्नल को रिसीव करने लायक भेज देता है इसमें। और स्पीड भी वो ये होती है 100 या 125 Mbps। तो ये हाई गेन, या ये मेरा जो है 4G to 5G कन्वर्टर है ना। तो उसको देख सकती हूँ, उसे मंगा सकती हूँ। तो उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हाई कोर्ट से मीनिंग यहाँ पे केवल इतना सा है कि जो स्टेट है उसमें अगर कोई हाई कोर्ट है तो उससे संबंधित उच्च न्यायालय, जैसे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जुडिकेचर एट जबलपुर, ये पूरा नाम होता है इसका। हाई कोर्ट ऑफ MP नहीं होता, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जुडिकेचर एट जबलपुर। जुडिकेचर एट जबलपुर का मतलब ये होता है कि इसकी जो मेन सीट है सिटिंग करने की हाई कोर्ट की, बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ ये तो तुम्हारा भी ब्रेक हो रहा। चलो तो कल कोशिश करते हैं, सिग्नल आए तो उसको देखना, और ये कोशिश करके देखना थोड़ा मोबाइल को इधर उधर। चलो ठीक है, देखते हैं सोनम फिर इसको, है ना। तुम्हारे गेस्ट भी आ गए ऐसा लग रहा है।